बहनों, सबको मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो विषय है जिसपे वर्मा जी चर्चा करेंगे वो बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत लोगों को हड्डियों के दर्द से अपने जीवन में कभी न कभी बहुत लोग पीड़ित होते हैं। उसके कारण उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, मोबिलिटी, वर्किंग एफिशिएंसी सब पे गहरा असर पड़ता है। कमजोर मोबिलिटी अर्लियर मॉर्टेलिटी का भी एक बहुत बड़ा कारण है। और इन सभी चीज को देखते हुए जिस विषय पे आज वर्मा जी बात करेंगे वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। संक्षिप्त में मैं वर्मा जी का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। रमेश चंद्र एन वर्मा जी का जन्म बेलगांव, महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई महाराष्ट्र से ही की और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पुणे यूनिवर्सिटी से की। आपने 37 साल भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम किया एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एंड रिसर्च एनालिस्ट, जो पोखरान में 1970 से 1974 के साल में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया गया, उस टीम का एक आप अहम उस टीम के एक अहम हिस्से में थे आप। बाद में आने वाले 10 साल में आपने कैंसर क्योर पर रिसर्च किया और नई टेक्नोलॉजी पर महत्वपूर्ण काम किया। आपके 2 बच्चे हैं। बेटा विशाल बीटेक केमिकल इंजीनियर मुंबई में रहता है और बेटी बिट्स पिलानी से केमिकल कंप्यूटर्स करके वो भी मुंबई में रहती है। आप 2002 में रिटायर हुए। उसके बाद आपने आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के ऊपर अन्य लेक्चर दिए और काफी उसको डेमोन्स्ट्रेट भी किया कि वो कैसे मैनेज किया जा सकता है। आपने करीब 31 एपिसोड पारस टीवी में किए और 18 से ज्यादा एपिसोड आपके यूट्यूब में है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल और महत्वपूर्ण है। आपके जीवन का लक्ष्य है कि दर्द, आर्थराइटिस के दर्द से पीड़ित लोगों के जीवन में कैसे फर्क ला सके। लेकिन मैं थोड़ी 2 शब्द और कहना चाहूंगा वर्मा जी के बारे में। पहली चीज है कि उनके जीवन से अपने को एक चीज सीखने को मिलती है कि नेवर रिटायर। 2002 में आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से तो रिटायर हो गए, लेकिन वो जो उनकी नॉलेज है, वो जो विजडम है, अपने को दूसरे रूप में आज मिल रहा है। वो एक अपने लोगों को प्रेरणा की अपने भी जीवन में कभी भी रिटायर वर्ड को लाइफ में रखना ही नहीं चाहिए। दूसरा, एक व्यक्ति कोई भी एक फील्ड में आउटस्टैंडिंग होता है तो उसका कारण होता है। उस फील्ड में आउटस्टैंडिंग होने के पीछे उसकी डिसिप्लिन, उसकी मेहनत और बहुत से ह्यूमन ट्रेट्स लगते हैं। तो नेचुरली वो एक फील्ड में जब इतना आउटस्टैंडिंग है तो वो चीज दूसरी फील्ड में भी डेफिनेटली वर्क करती है, और वही हम वर्मा जी के साथ देख रहे हैं। और तीसरा, जो आपने 10 साल कैंसर, सर्विकल कैंसर का जो रिसर्च किया, तो मेडिकल लाइन से आप जुड़े हुए थे, तो वही परहैप्स कंटिन्यूटी और नॉलेज आज दूसरे फॉर्म में कि नी पेन और आर्थराइटिस से हम कैसे ऊपर आ सके, उसका लाभ आज ह्यूमैनिटी को मिल रहा है। और चौथा, शायद उनकी अपनी लाइफ में भी वो कभी सफर किए तो वो जो रिवर्सल कर पाए, तो वही जो एक्सपीरियंस है और वही जो अनुभव है वो अपने साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन संक्षिप्त में मैं 2 शब्द श्रीकांत जी के बारे में भी कहना चाहूंगा। पोटेंशियल तो बहुत लोगों में होता है, लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल में वो पोटेंशियल टैप करने की एबिलिटी है तो वो है श्रीकांत जी मुंद्रा। जैसे वर्मा जी का मैं कहता हूं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल है, ये चीज है, लेकिन वो लोगों तक ले जाना, उसको एग्जीक्यूट करना, वो कितनी बड़ी बात है जीवन में। एक छोटे से प्रोग्राम में हम अग्रसेन भवन में उधर अग्रवाल समाज में बैठे 20-30 लोग थे। मैंने और श्रीकांत जी ने भाई जी का सत्संग सुना, तो मैंने बोला श्रीकांत जी सत्संग तो गजब का है, ज्यादा लोगों को यह लाभ मिलना चाहिए। मैंने तो खाली एक लाइन छोड़ दी, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में, उसको कैसे बड़े रूप में करे, वो एबिलिटी श्रीकांत जी में फैंटास्टिक है। हमने 8-10 साल उनका सत्संग किया और न जाने कितने लोगों ने उसका लाभ लिया। एक और चीज है कि एज ह्यूमंस
अपने लोगों को एक बड़ी एबिलिटी भगवान ने दी है कि हम दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, सेवा दे सकते हैं। और अगर हम अपने जीवन में कोई भी रूप में सेवा नहीं देते हैं तो फिर ये जो अपने को मनुष्य जो योनि मिली है ये बर्बाद हो रही है। तो सेवा का एक एपिटोम या अल्टीमेट आपको अगर कोई ट्रेड देखने को मिलेगा तो वो मेरे मित्र भाई श्रीकांत जी में आपको देखने को मिलेगा। उनका लक्ष्य है कि ह्यूमैनिटी को लिफ्ट करे और लोगों को जितनी हेल्प हो सके वो करे। अब मैं माइक श्रीकांत जी को देना चाहूंगा इस सेमिनार को और आगे बढ़ाने। सबसे पहले हमारे मधुसूदन ग्रुप के चेयरमैन और पापा जी पिताजी से निवेदन करूंगा श्री कृष्ण गोपाल जी मुंदड़ा जो डॉक्टर वर्मा साहब का एक पुष्प से सम्मान करें। कृष्ण गोपाल जी मुंदड़ा वर्मा साहब का। भाइयों और बहनों, आज के इस युग में भाइयों और बहनों, मित्रों, आज के इस युग में हर वर्ग, हर आयु के लोगों में घुटने या अन्य जोड़ों की समस्या तीव्र गति से बढ़ रही है। हर कोई पीड़ित व्यक्तित्व ये अपेक्षा रखता है, क्या ऐसा कोई विश्वसनीय उपचार है जो सरल हो, जो परमानेंट हो, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, किसी भी तरह की सर्जरी या ऑपरेशन या बोल दो या नी रिप्लेसमेंट की बात करूं तो उससे बच सके एवं अफोर्डेबल हो। निश्चित रूप से आज समय बर्बाद किए बगैर हम डॉक्टर वर्मा जी से सीधे जुड़ते हैं जिससे कि आपका आज का संडे फ्रूटफुल हो। इतने सारे लोग हमारे दर्शक भाइयों, मित्रों और बहनें जुड़ी हुई हैं, तो डॉक्टर वर्मा जी से मैं पहला सवाल करता हूं। डॉक्टर वर्मा साहब, आज का पहला सवाल, यह घुटने के दर्द की समस्या क्या है और क्यों होती है? संक्षिप्त में इसके बारे में बताइए। बहुत कुछ तो आदरणीय विनय साहब ने बता दिया है। और जब कभी किसी भी जोड़ में जकड़न आ जाए, दर्द आ जाए, चलने फिरने की असमर्थता हो जाए, सूजन हो जाए, उससे कार्य हमारी जीवन शैली बहुत प्रभावित हो जाती। तो इस बीमारी को जो कन्फाइंड टू जोड़ है उसे जोड़ की बीमारी कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जोड़ की बीमारी होती क्यों है, तो मैं सबसे पहले स्लाइड 1 रिक्वेस्ट करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 हड्डियां दिखाई दे रही है, एक ऊपर एक नीचे, जिसपे प्रॉक्सिमल लिखा है वो ऊपर की हड्डी है और नीचे दूसरी हड्डी। मैं आपका ध्यान यहाँ लाना चाहूँगा कि दोनों हड्डी का कर्वेचर, गोलाई, जहाँ पे वो आपस में जुड़ रही हैं, एकदम स्मूथ है। कोई भी उसके अंदर डेंट्स, गड्ढे, इरोजन नहीं दिखाई दे रहा है। उसके अलावा आपको ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है साइड में, वो है ग्रीज सिनोवियल फ्लूइड, या जिसे आम भाषा में गद्दी कहते हैं। उन 2 हड्डियों के बीच में वो लाइट ब्लू कलर में वो दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको ये 2 लाइनें जो दिखाई दे रही साइड में मोटी, वो एक कैप्सूल की तरह काम करती है कि भाई घुटने के अंदर के सारे पार्ट्स, उसका सिनोवियल फ्लूइड, उसकी कार्टिलेज, ये सब इंटैक्ट रहें, अंदर रहें। और ये है एक नॉर्मल घुटना है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी फुल मिलती है। अब आइए हम ये देखें कि घुटना खराब क्यों होता है। मैं पहले एक स्लाइड पे आपका ध्यान, यतिराज जी काइंडली डिस्प्ले दिस स्लाइड फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आप देखिए यहाँ पे हड्डी दिखाई दे रही है पीले लाइट ब्राउन कलर में, और जगह जगह गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, डेंट्स। ये गड्ढे नहीं हैं, यहाँ से आपका कैल्शियम, हड्डी का कैल्शियम निकाल दिया गया है, निकल गया है। और इस कैल्शियम के निकल जाने से वो जो कर्वेचर था नॉर्मल जॉइंट का, may I request यतिराज जी टू डिस्प्ले फर्स्ट स्लाइड वंस अगेन।
ये देखिए, ये दो हड्डियों में नीचे का कर्वेचर, जहां जो हड्डियां जुड़ रही है स्मूथ है, कोई डेंट्स नहीं है। और प्लीज गो फॉर यस, इसमें देख लीजिए कितने गड्ढे हो चुके, कि कहाँ कहाँ खाली गई है। यहां हमको दो चीजें ध्यान देना है। इस बीमारी का नाम ऑस्टियोआर्थराइटिस है। मतलब क्या? ऑस्टियो माने बोन, और वो बोन खाली गई है। इस वजह से क्या हुआ है, आपका कार्टिलेज लगभग इंटैक्ट है, इसलिए हड्डी एक दूसरे को टच नहीं हो रही, लेकिन हड्डी खा ली गई है। इस वजह से इसमें प्रॉब्लम आता है, पेन, जकड़न इत्यादि। यहां मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बीमारी से बचने के लिए चूना खाइए। यदि आप चूने का सेवन नहीं करेंगे तो इस हड्डी की जो क्षति हो चुकी है उसकी पूर्ति कैसे होगी? अनाज, दाल, फल, सब्जी से पर्याप्त मात्रा में चूना नहीं मिलता है। अगर यंग एज में मिल भी जाता है तो एज एज एडवांसेस, ये एडवांस्ड एज की बीमारी है, वो चूना नहीं मिलता। नेट रिजल्ट आर्थराइटिस। ये हुआ आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस का। नाउ यतिराज जी काइंडली डिस्प्ले रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वंस अगेन प्लीज डिस्प्ले स्लाइड 1। स्लाइड 1 देखिए, स्लाइड 1 में फिर से मैं आपका ध्यान रिपीट कर रहा हूं, आकर्षित कर रहा हूं, सो दैट आपको क्लियर हो जाए पिक्चर। यहां पे कर्वेचर स्मूथ है, कार्टिलेज इंटैक्ट है, बोन खाई हुई नहीं है। नाउ बोन, स्लाइड 2 प्लीज। यहां पर ये जो ब्राउन रंग दिखाई दे रहा है दो हड्डियों के बीच, वो कार्टिलेज था। आज उसको डिसइंटीग्रेट करके फ्लूइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये कन्वर्ट करने वाला कौन है? हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम। जिसे इम्यूनिटी आजकल बहुत प्रचलित वर्ड है। तो शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम माने करती क्या है? उसका रोल है कि शरीर में यदि कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन घुस जाए तो उन बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन को अटैक करो। ये भूल से हमारे घुटने के पार्ट्स को अटैक करती है और रिजल्ट काइंडली डिस्प्ले दिस स्लाइड प्लीज। रिजल्ट ये होता है कि उसका कार्टिलेज खा लिया गया है, हड्डियां भी कुछ मात्रा में खा ली गई हैं, सारे कंटेंट्स डिसइंटीग्रेट होके इकट्ठे हो गए और नतीजा ऐसे जोड़ की सूजन नजर आएगी आपको। आप देखेंगे तो घुटना सूजा हुआ है क्योंकि सारे कंटेंट्स रिलीज कर दिए गए। दूसरा, कार्टिलेज जा चुका है, हड्डी भी कुछ मात्रा में जाती है। इसीलिए इस बीमारी से बचने के लिए भी आपको कैल्शियम खाना पड़ेगा और अपनी इम्यूनिटी सिस्टम ठीक करने के लिए आगे बताए जाएंगे क्या क्या करना होगा। अब हम लास्ट में ये देखेंगे। आई हैव एक्सरे प्लीज। अब लास्ट में देखिए, एक नॉर्मल जॉइंट दिखाया गया है। अक्सर अपने पास एक्सरे आते हैं तो कभी अपने को एक एक्सरे ऐसा मिलता है कि दो हड्डी के बीच में एक डार्क कलर दिखाई दे रहा है, स्पेस। वो स्पेस नहीं है, वो कार्टिलेज है। ये स्पेस ये दिखाता है कि इसका कार्टिलेज इंटैक्ट है। कार्टिलेज इंटैक्ट है मतलब ये बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस की होगी। और दूसरी स्लाइड में दूसरे साइड देखिए कि उसमें जॉइंट जो है वो एक तरफ तो डार्क स्पेस दिखाई दे रही है, दैट मीन्स उस पोर्शन में कार्टिलेज है, लेकिन दूसरी तरफ आपको नहीं दिखाई दे रही है डार्क स्पेस, हड्डी एक दूसरे को टच हो रही है। ये फिनोमेना क्यों हुआ? क्योंकि आपके ऑटो इम्यून सिस्टम के सेल्स ने वहाँ का कार्टिलेज खा लिया था। तो ये इस दो एक्सरे से हम जान सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डिनरी लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उन बेचारों को फर्क मालूम नहीं पड़ पाता। इसलिए इसका क्लैरिफिकेशन हम आगे देंगे। चलिए वर्मा साहब, आपने मुख्य दो कारण तो बता दिए, क्या कोई भी और भी अन्य कारण हैं इस बीमारी के आने के? जी हाँ, अन्य कारण है गलत ढंग से उठना बैठना, कोई गलत पोस्चर, ऊंची एड़ी के सैंडल जूते पहनना। ये कुछ ऑक्यूपेशनल डिजीजेस भी होते हैं, जैसे आर्किटेक्ट है उनको पर्टिकुलर मुद्रा में जब भी हम डेस्क
पर आर्किटेक्ट काम करते हैं, उस समय की मुद्रा, कुछ टीचर्स हैं जिनका अगर ब्लैक बोर्ड बहुत ऊपर है तो उनको गर्दन उठा के देखना पड़ता है, और लास्ट में अगर हम आवश्यकता से अधिक भोजन करेंगे, आर्थराइटिस की बीमारी नहीं जाएगी। हमको भोजन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। क्यों, वो आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, बहुत मेरे बढ़िया। अनुभव में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आई है वो ये है, आप अपने आप को देख सकते हैं, जब जब तनाव आता है, जब जब भय आता है, आर्थराइटिस आ जाता है। और सिगरेट्स, टोबैको के यूज करने वाले, गुटखा, तंबाकू आदि, ये कृपा करके सुन लें कि उसके अंदर जो निकोटिन प्रेजेंट है, ये निकोटिन आपके खून ले जाने वाली नली को सिकोड़ देगी, और खून ले जाना कम हो गया, आर्थराइटिस को हम जितना ब्लड चाहिए उतना ना सप्लाई कर सकें, तो आर्थराइटिस की बीमारी आएगी। बहुत बढ़िया वर्मा साहब। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे विनय भाई ने भी एक वर्षों से बीड़ा उठाया हुआ है कि लोगों की तंबाकू या सिगरेट या कोई भी तरह का व्यसन की मुक्ति कैसे करें। उसमें काफी लोगों ने इसका फायदा उठाया, विनय भाई का सत्संग का। चलिए वर्मा साहब आगे बढ़ते हैं। आपने कारण तो कई सारे बता दिए, अब इसके उपचार के बारे में बताइए। उपचार सरल है, बीमारी भले कॉम्प्लिकेटेड लगे। हम लोगों ने जो किया वो मैं पहले बताऊंगा। भाई, एक ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण किया है कि जिसके माध्यम से, जिसमें तेल है और कुछ औषधियां हैं, तेल के माध्यम से ये औषधियां हमारे जोड़ों तक पहुंचाई जाती है, और जोड़ पर पहुंचने के बाद ये दोनों प्रकार की ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, दोनों पे काम करती है और बीमारी ठीक करती। इस प्रोडक्ट का नाम दिया गया है नी सोल मैजिक ऑयल। वाकई आगे समझ में आएगा कि ये मैजिक क्यों है। तो डॉक्टर साहब, वर्मा साहब, आपने नी सोल मैजिक ऑयल को कितनी मात्रा में और कितनी बार प्रयोग करना चाहिए प्रतिदिन, इसके बारे में प्रकाश डालें। रिसर्च के बाद ये देखा कि हमको बीमारी तो है जोड़ों में, और ऊपर से स्किन है, मस्कुलर लेयर है, बहुत सारी इंटरवीनिंग टिश्यूज हैं, उन सब के होते होते एंड में ये दो हड्डी के बीच में पहुंचनी चाहिए ये तेल, और वो क्वांटिटी 25 से 30 बूंद की बन जाती है। तो 25 से 30 बूंद आपको हल्के हाथों से लगाना है। बहुत बढ़िया। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने जैसे तेल को बोला हल्के हाथों से लगाए, और हम लोग जो पीड़ित लोग, दर्दी हैं, उनको हम बोलते हैं कि मालिश ना करें, इसके पीछे क्या साइंस है। देखिए, जब भी शरीर का कोई भाग इन्फ्लेम्ड हो जाता है, इन्फ्लेम्ड होना माने कोई भी बीमारी आ जाए किसी भी प्रकार की, तो वो भाग सेंसिटिव हो जाता है। आप आम बात है, कहीं जल जाए, उसको हाथ लगाएंगे, प्रेशर देंगे तो बहुत दर्द होगा, जख्म हो जाए उसे छुओगे तो बहुत दर्द देगा। तो जहां पर भी कोई बीमारी आ जाती, वो भाग इन्फ्लेम्ड हो जाता है। इन्फ्लेम्ड माने सेंसिटिव, एक सेंस में सेंसिटिव हो जाता है। और अब आपके घुटने में बीमारी आई हुई है, आपका घुटना सेंसिटिव हो चुका है। प्रेशर दोगे माने मालिश करोगे तो आपके सारे टिश्यूज दर्द दुखेंगे और घुटने की बीमारी जाएगी भी नहीं। जिस प्रकार अगर किसी को जख्म हो जाए और उस जख्म को वो रात दिन कुरेदे या प्रेस करे या मालिश करे, तो जख्म जीवन में कभी भरेगी नहीं, ठीक होगी नहीं। या जिस प्रकार कोई भाग शरीर का जल जाता है, उसे आप मालिश करते रहे तो वो भी ठीक नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार मैं रिपीट कर रहा हूं काइंडली, अपना घुटना अंदर से जख्मी है। जिनको आर्थराइटिस हुआ है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड, उनका घुटना अंदर से जख्मी है, उसे आप बार बार अनेक गतिविधियों से यूज करोगे तो वो दर्द कभी जाएगा नहीं, घुटना ठीक होगा नहीं। वर्मा साहब आगे बढ़ते हैं। आपने अपने इलाज के लिए लोगों से रिक्वेस्ट की है कि मॉर्निंग वॉक, जो सुबह की एक्सरसाइज है, वो ना करें, फिजियो ना करें, कोई भी तरह का घुटने से संबंधित व्यायाम ना करें। इसके लिए आपका क्या कहना है, क्यों? पहले तो मैं ये बोलूंगा दर्शकों से, भाई आपको ऑफिस जाने से मना नहीं किया है, व्यापार करने से मना नहीं किया है, डेली रूटीन की गतिविधियां जैसे
यूरिनल लैट्रिन जाना, भोजन कक्ष में जाना, वो सब आप करिए, उसकी सारी की परमिशन है। लेकिन अनावश्यक गतिविधियां जैसे जॉगिंग, वॉकिंग, फिजियोथेरापी वो ना करें। क्यों ना? हाँ, क्यों ना करें? हाँ, क्यों ना करें। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपका शरीर रोज कार्टिलेज बनाता है। जितना कार्टिलेज शरीर बनाता है, आर्थराइटिस के दौरान उससे कम अगर गतिविधियां रखेंगे तो बीमारी ठीक होगी। उसको मैं दूसरे शब्दों में बोलना चाहूँगा कि रेट ऑफ जनरेशन ऑफ कार्टिलेज, इफ it is less than the rate of expenditure of cartilage, so बीमारी जाएगी नहीं। माने जितना कार्टिलेज शरीर बना रहा है, कृपा करके उससे ज़्यादा मत खर्च करो। खर्च करोगे, कार्टिलेज ही नहीं रहेगा तो आपकी एक हड्डी दूसरे को टच होगी, टच करने से दर्द होगा, ये बीमारी ठीक नहीं होगी। तो ये बहुत बढ़िया। दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ आपका जब तक कि घुटने पूर्णतः स्वस्थ ना हो जाए जब तक के लिए एक्टिविटी बंद करना है, और साथ ही जब आपके घुटने अगर प्रॉब्लम में है या नी रिप्लेसमेंट का केस है तो अपने आप को कोई भी तरह बेड रिडन नहीं मानना है। आपकी सब रूटीन एक्टिविटी करिए, उसकी एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी मत करिए। अब मेरा आपसे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं। आपका कहना है भोजन समाप्त होने के 90 मिनट बाद ही पानी पिएं। इसके पीछे आपका क्या लॉजिक है? इसे जानने के लिए तो हमको ये जानना पड़ेगा भोजन का प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैसे होता है। तो जब हम भोजन करते तो किया हुआ भोजन सीधे पेट में नीचे नहीं जाता है। पेट में भी दो भाग हैं, ऊपर का पेट, नीचे का पेट। तो ये ऊपर के पेट में सारा भोजन रखा जाता है और उसे मस्कुलर एक्टिविटी से ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंडिंग में वहाँ कोई ग्राइंडिंग मशीन नहीं है, मसल्स हैं, वो उसको दबाते। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि भाई इजीली डाइजेस्टिबल, आसानी से पचने वाला भोजन करें। क्यों करें? क्योंकि वो ग्राइंडिंग में ग्राइंड तो हो जाना चाहिए। अब इस प्रोसेस को, भोजन को, जिसमें अनाज, दाल, फल, सब्जी के टुकड़े होते बड़े बड़े, अगर हम ठीक से ना चबाएं तो बड़े बड़े टुकड़े होते, इसे ग्राइंड करने के लिए 20 मिनट लगते। ये ग्राउंड हो जाने के बाद ये पहुंचता है नीचे के पेट में। अब भले हमको ये लगता है कि हमने ग्राइंड कर लिया, नो, अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको पार्टिकल्स दिखाई देंगे रवे के बराबर। जब तक ये रवा पेस्ट नहीं बनेगा तब तक एंजाइम का एक्शन नहीं होगा। तो नेक्स्ट 20 मिनट जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन में। देखिए नेचर का कमाल, पेट में एसिड रखा है, वो भोजन को गला देगा। एसिड में भोजन रख दो, आप करके घर में देख लीजिए, रोटी, अनाज, दाल, फल, सब्जी, उसे जरा सा मलिए, वो गल जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो 20 मिनट एसिड को लगते हैं भोजन गलाने में, प्लस प्राइमरी फेज ऑफ डाइजेशन में। और वो 20 मिनट के बाद मस्कुलर एक्शन पेट में, नीचे के पेट में भी चालू रहती, वो मसलता है तो वो एक पेस्ट बन जाता है। अब पेस्ट के अंदर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको एकदम फाइन पार्टिकल्स मिलेंगी। इस हर फाइन पार्टिकल के ऊपर अब आपका पाचक रस, दैट इज डाइजेस्टिव एंजाइम, एक्ट करेगा, और वो एक्ट करने के बाद उसे पचाएगा, और उसका जो रस बनेगा वो कोई बीमारी पैदा नहीं कर सकेगा। तो 20 मिनट ग्राइंडिंग, 20 मिनट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्शन, 50 मिनट डाइजेस्टिव एंजाइम का एक्शन, कुल मिला के 90 मिनट। इसलिए बोलते हैं भाई 90 मिनट बाद पानी पियो। कई बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, 1 घंटे बाद पी लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, 2 घंटे नहीं और जल्दी पी लेंगे। फर्क यहाँ है। तो उसके नुकसान के बारे में भी बता दीजिए शॉर्ट में, 90 मिनट के पहले। अगर 90 मिनट के पहले आपने पेट में पानी डाल दिया तो उधर का सीन देखिए, क्या चल रहा था पेट में। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड गला रहा था भोजन, पर आपने तो पानी डाल दिया। अब वो क्यों गलाएगा, टुकड़े रह जाएंगे। उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम, उसमें भी पानी डालने के कारण वो पतला हो गया, अभी उसकी भी पावर आपने कम कर दी, वो कैसे पचाएगा। और ये है भोजन की 2 ही गति। अगर पचने दोगे
तो उत्तम रस बनाएगा, कोई बीमारी नहीं होगी। सारे पुराने लोग यही करते थे। और यदि भोजन को पचने नहीं दिया, पानी पी के सड़ा दिया, तो सड़ने के बाद बहुत सारे केमिकल्स, ये मैं आगे रिपीट करूंगा, गैस बनती है, एसिड बनता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है, यूरिक एसिड बनता है, ऐसे 100 केमिकल बन जाते। और फिर हम सोचते रहते, अरे हमको ये बीमारी कहाँ से हो गई? बीमारी आपने पैदा करी। भोजन के 90 मिनट के पहले पेट में पानी न डालें। तो वर्मा साहब, इसका मतलब ये माने कि पानी का डाइजेशन में कोई रोल ही नहीं है? कि हम 2-3 घंटे बाद भी पानी पी सकते हैं भोजन समाप्त होने के? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी का तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। हाँ, पानी का रोल जब तक भोजन पेट में रहता है तब तक बिल्कुल नहीं। भोजन पेट से बाहर गया, जिसे 90 मिनट लगते हैं, उसके बाद यदि आप पानी ना पिएंगे तो क्या होगा? तो ये रस, जो गाढ़ा रस भोजन का पच के बना है, ये आपके ब्लड में ही नहीं जाएगा। इसे आप ब्लड में नहीं डालेंगे तो पूरे शरीर को मिलेगा नहीं। इस वजह से 90 मिनट बाद जरूर पानी पिए। उस गाढ़े रस को पतला करें ताकि वो ब्लड वेसल्स में समा जाए। वो रस सिर से पैर तक शरीर को पोषण प्रदान करेगा। बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब। हमारे गुजरात का एक और सवाल, भोजन के साथ छाछ का सेवन कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते, खुशी से कर सकते, बशर्ते ना तो दही खट्टा हो और ना आपकी छाछ खट्टी हो। इसे कैसे अचीव करेंगे, आप खुद अपना R&D करके सेट करिए। मैंने देखा है कि भोजन, दही को डिपेंडिंग अपॉन सीजन अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रोसेसिंग, कर्डलिंग टाइम कहलाता है, तो आप उसे जांचिए और दही जैसे ही सेट होता है, जमता है, उसका सेवन आप करें। उस छाछ बना के पिए, हार्म नहीं है। क्योंकि खट्टा रस हमको चाहिए, शरीर डिजाइन किया है भगवान ने षड रस के बेस पे। पर खट्टा इतना नहीं चाहिए कि खट्टे से पेट भरे, क्योंकि खट्टे के हर एक के गुण भी हैं, दोष भी हैं। खट्टे में गुण बहुत हैं, लेकिन दोष ही है कि वो आम पैदा करता है। और हमारे आर्थराइटिस की बीमारी आम, ये वात की बीमारी है, और आम वात को बढ़ाता है। इस वजह से हमने सेवन करना चाहिए दही का, छाछ पीनी चाहिए। छाछ आपको बहुत सारे मिनरल्स देगी, लेकिन खट्टा ना हो। बहुत बढ़िया वर्मा साहब। अगला सवाल, आपने 15-20 मिनट धूप के सेवन का भी लिखा है या सजेस्ट करते हैं, इसके पीछे आपका क्या लॉजिक है? देखिए, जैसे किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है, बीम्स, कॉलम्स, और वो बना होता है सीमेंट कंक्रीट से। और यहाँ मैं ये भी बोलना चाहूँ, अपने शरीर का भी वो सीमेंट कंक्रीट माने बेसिकली क्या होता, उसमें एक कंपाउंड रहता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो है चूना। तो हमारी बिल्डिंगें भी चूना से बनती। इसी तरह हमारे शरीर का स्केलेटन भी चूने से ही बनता है। और ये चूना हड्डी, दांत, कार्टिलेज तब और तब ही बनाएगा जब इसको फॉस्फेट मिले। और इस फॉस्फेट को प्राप्त करने के लिए हमने भोजन के साथ चूना लेना चाहिए। और ये दो करने के बाद भी प्रॉपर हड्डी, कार्टिलेज, दांत नहीं बनेंगे जब तक आपने विटामिन डी उसको नहीं दिया है। विटामिन डी की प्रेजेंस में ही कैल्शियम, फॉस्फोरस प्लस विटामिन डी मिलके आपके दांत, हड्डी, दैट इज स्केलेटनल स्ट्रक्चर, और कार्टिलेज बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने चूने के सेवन का कहा है, तो इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। चूना 500 बायोकेमिकल रिएक्शन में है, और जिस किसी रिएक्शन में चूना कम पड़ेगा वो बराबर नहीं होगी। और जैसे मैंने अभी बताया कि चूना हमारे स्ट्रक्चर को ही बनाता है, दैट मीन्स हमारी हड्डी, हमारी बोन्स, हमारे कार्टिलेज। तो ये दो तो हमारे इसेंशियल है। होता क्या है कि अनाज, दाल, फल, सब्जी में रीजनल डिफेक्ट्स आ जाते हैं। जैसे कोई भूभाग है पृथ्वी का, वहाँ कैल्शियम एक्सेस में, कोई भूभाग है वहाँ कैल्शियम बहुत कम है, कहीं वेनेडियम कम है, कहीं कोबाल्ट कम है। तो उस रीजन के हिसाब से बीमारियां पैदा होती है। तो चूना के सेवन से
दो चीज़ें हो जाएंगी कि ये हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन ठीक हो जाएगी, स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा, पर चूना ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा यदि हम चूना खा लेंगे, दैट मीन्स ज़्यादा कैल्शियम ले लेंगे और सूर्य की धूप ना ले, ये कंडीशन है कि कैल्शियम ले लिया है, सूर्य की धूप नहीं ली, तो ये चूना करेगा क्या? कि अगर इसको ऑक्जेलिक एसिड मिल गया तो जाके किडनी में स्टोन बनाएगा। अगर इसको कोलेस्ट्रॉल मिल गया एक्सेस में, जो कि आमतौर पर गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल होता ही है, तो वो कोलिथियासिस माने गॉल ब्लैडर का स्टोन बनाएगा और दूसरे अवयव में जाने के बाद ये कैल्सिफिकेशन करेगा। अब मैं चाहूंगा कि अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल और किडनी स्टोन वालों को चूने का सेवन नहीं करना चाहिए, आपका ये भी एक? ना, जी क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो, और हमको आर्थराइटिस है, वो भी खास करके ऑस्टियो आर्थराइटिस है। यतिराज जी, मे आई हैव दैट आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस स्लाइड प्लीज। अगर हम चूने का सेवन नहीं करते हैं, हमको आर्थराइटिस है, तो ये हड्डी कभी भरेगी नहीं। और चूने का सेवन करना है तो विटामिन डी लेना पड़ेगा, भोजन के साथ चूना लेना पड़ेगा। लेकिन आपको किडनी का स्टोन है, गॉल ब्लैडर का स्टोन है, तो पहले आप स्टोन निकलवा लीजिए। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं या बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारी नहीं, आसानी से आप गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन ठीक कर सकते हो। उसके बाद आप चूना अवश्य लें और तब आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी जड़ से। इसकी कितनी मात्रा में चूना लेना चूना, चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया, जी। मेरे दिमाग में नहीं था जी जी कि चूना हमारे शरीर से 1500 मिलीग्राम के आसपास चूने का कंपाउंड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहिए या अन्य कहिए, रोज यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अगर उतना हमको अनाज, दाल, फल, सब्जी से मिल जाता है तो ठीक है, आर्थराइटिस की बीमारी नहीं होगी। लेकिन दो फैक्टर यहाँ आ जाते, जैसे जैसे उम्र बढ़ती तैसे तैसे चूने, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में कम होता जाता, और अगर अनाज, दाल, फल, सब्जी से पर्याप्त नहीं मिल रहा तो समस्या हल नहीं होती, बीमारी आर्थराइटिस की जाएगी नहीं। इसलिए आपने एक गेहूं के दाने के बराबर चूना बिल्कुल लेना चाहिए। ये तो हर आर्थराइटिस का, इर्रेस्पेक्टिव कि वो ऑस्टियो है या रूमेटाइड है, चूने का सेवन जरूरी। और मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ कि जिनको पथरी की शिकायत है, भैया पहले पथरी दूर कर लो, उसके बाद लो, पर चूना तो आपको जीवन के आखिरी पल तक लेना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया। वर्मा साहब, आपने एक और सजेशन दिया कि ये जो नीसॉल मैजिक ऑयल है, ये नाभि में 2 बूंद डालने से विशेषकर ठंड के दिनों में लाभ होगा। कृपया इस पर भी प्रकाश डालें। देखिए, ये देखा गया है कि नाभि एक समय में गेटवे थी। गेटवे माने एंट्री, माँ के सारे पोर्शन, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्व, वो सब के सब माँ के उस नाभि के द्वारा बच्चे को प्राप्त हो रहे थे। बच्चे का जन्म हुआ, आपने नाभि काट दी, माने सारे वायरिंग काट दी। अब क्या होगा? काट तो दी, लेकिन एक्टिव एंड्स अभी भी नाभि में मौजूद हैं, और वहां से शरीर ये करता है कि उन एक्टिव एंड से जो टॉक्सिन्स बनते हैं हमारे भोजन के द्वारा, अन्य गतिविधियों के द्वारा, तो वो टॉक्सिन्स नाभि के पास जमा करता है। इसलिए वहाँ नाभि में आप देखेंगे तो एक विशिष्ट प्रकार की स्मेल भी आपको मिलेगी। ये टॉक्सिन्स दे गेट एनवेलप्ड, माने तेल में ट्रैप हो जाते। अब ये टॉक्सिन्स ट्रैप हो गए, इधर एक फेनोमिना है डिफ्यूजन की। प्रिंसिपल क्या है कि डिफ्यूजन माने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना। तो आपने तेल ले लिया, तेल ने सारे टॉक्सिन सोख लिए, तो और टॉक्सिन्स आएगा, वो तेल में वहां जमा होगा। इस प्रकार हमारे में टॉक्सिन्स रिमूवल में बहुत फायदा करता है। बहुत ही बढ़िया। अब एक लाइटर क्वेश्चन, एक बार आप ठंड के दिनों में दिल्ली गए थे, तब कुछ इस तेल का आपने उपयोग किया था, कुछ उसके बारे में जस्ट। हम मुंबई में रहते नॉर्मली,
और वहाँ पे वो लोगों के पास स्वेटर, कंबल, कोट, सूट कुछ होता ही नहीं है। तो हमको दिल्ली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का इनविटेशन था लेक्चर देने के लिए। मैं चला गया ऐसे ही सूटकेस बांध के। वहाँ जब पहुँचा तो चकरा गए कि इतनी भी ठंड होती है। ये पहली बार मैंने ठंड फेस की। पूछा लोग से, क्या है भाई टेम्परेचर? बोला 5-6 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब करूँ क्या? तो मुझे ये मालूम था कि नी सोल लगाने से हीट मिलती है। तो हम बाथरूम में गए, सिर से पैर तक नी सोल लगाया और उसके बाद ये शर्ट पहन के विदाउट एनी स्वेटर, विदाउट एनी कोट गए, लेक्चर अटेंड किया। आयोजक को गुस्सा भी आ रहा था। बोले तुम यहाँ क्या अकड़ दिखा रहे हो कि यू हैव कम जस्ट लाइक दिस ओनली। मैंने बोला साहब मुझे ठंड लग ही नहीं रही है। बोला क्यों नहीं लग रही है? मैंने बोला मैंने दुनिया का सबसे पतला ब्लैंकेट पहना है। वो था नी सोल। तो ठीक है, अपने आपने बहुत सी चीजें तो क्या खाएं क्या करें ये सब बताया। अब आपका कुछ परहेज है 3 महीने के लिए, क्या ना करें। इसमें डॉक्टर साहब आपने केले को 1 नंबर का शत्रु माना है, या आपने आम के सेवन का मना किया। वैसे तो आम का सीजन चला गया अभी, फिर भी बहुत से भाई बहनें हमारे पीड़ित व्यक्ति जितने थे उन्होंने, कई लोगों ने मेरे पास आया, साहब आम का सीजन खत्म हो जाए उसके बाद हम तेल का उपयोग करेंगे, क्योंकि आम को फलों का राजा बोला गया है। तो ये क्यों? आप केला खा सकते, कोई हर्ज नहीं। केला आजकल 99 नहीं 100% जो बाजार में मिलता है केमिकल्स द्वारा पकाया होता है। ये केमिकल्स बहुत हार्मफुल है, खास करके जोड़ के लिए। केला खा के देख लीजिए, आर्टिफिशियली राइपन, जोड़ का दर्द एक ही दिन में आ जाएगा। तो फल खाना मना नहीं है, फल से तो हमको विटामिन मिलते, वो नहीं खाएंगे तो विटामिन डेफिशिएंसी आ जाएगी। लेकिन क्योंकि आज बाजार में उपलब्ध हर फल केमिकल द्वारा पकाया हुआ है, तो इसलिए हम बोलते भैया 2 ही 3 महीने का सवाल है, 1 टुकड़ा खा लो, जहरी खाना है तो कम खाओ। तो केले का मना ही कर देते। बाकी सीजनल फ्रूट 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा खाने में कोई हर्ज नहीं। 2-3 महीने रियलिटी 2 महीना काफी है, उसके बाद आप खुद अभ्यस्त हो जाएंगे। दोस्तों ये मेन बेसिकली ये जो रेस्ट्रिक्शन है नी रिप्लेसमेंट वाले केसेस में है, अन्य जोड़ों वालों को इतने परहेज की जरूरत नहीं है। और एक और चीज यहाँ बताना चाहें, जैसे कि वर्मा साहब ने बताया कि डाल का पका हुआ कोई भी फल खा सकते हैं, जिसको आज के मॉडर्न लैंग्वेज में ऑर्गेनिक फूड बोलते हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, उसका आप लोग सेवन बिल्कुल कर सकते हैं। कॉमन लैंग्वेज में हमको लिखना पड़ता है कि जिसमें कॉमन मैन भ्रमित ना हो। डॉक्टर साहब आपने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मना किया है सेवन ना करने से नी रिप्लेसमेंट के केसेस में, सूखा मेवा ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने का लिखा है। तो ऐसा क्यों? देखिए क्या है, ड्राई फ्रूट्स तो बहुत अच्छी चीज है, प्रोटीन रिच पदार्थ है। लेकिन क्योंकि हम सब मना कर देते, भाई एक्सरसाइज नहीं, अननेसेसरी वॉकिंग नहीं, फिजियोथेरापी नहीं, कोई मालिश नहीं, तो कोई भी प्रकार का परिश्रम ना होने के कारण ये खाया हुआ ड्राई फ्रूट पूर्णतः हजम नहीं होता। हजम हो जाता है लेकिन एसिमिलेट नहीं होता, शरीर उसको धारण नहीं कर पाती। तो शरीर का एक गुणधर्म है, जो चीज शरीर का अंग नहीं बन सकता उसे कहीं ना कहीं टेम्परेरी स्टोर करो, और जो बहुत ही हार्मफुल है उसे बाहर कर दो। जिस तरह हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें 2 फॉर्म में पदार्थ बाहर कर दिए जाते। तो ड्राई फ्रूट न खाना कुछ समय के लिए हित में है, खाएंगे तो ये जोड़ में इकट्ठा होगा और दर्द लाएगा। तो ऐसा मानना चाहिए क्या, एक कहावत है कि बादाम या अखरोट खाने से ये अक्ल आती, तो ऐसा कुछ भी नहीं, किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आएगी 3 महीने, आपकी खातरी है? बिल्कुल 100% खातरी है। कई लोग हैं ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते और वो बिल्कुल हेल्दी हैं। यहाँ मैं जोक के लिए बोल दूं, हाथी तो बिल्कुल नहीं खाता, उसको मिलते ही नहीं है, फिर भी वो हेल्दी है। तो 2-3 महीने में आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं। चलो तो बहुत अच्छी बात है, हमारे साई जी दिल्ली वाले जिनका ड्राई फ्रूट्स का व्यापार है वो भी खुश हो जाएंगे कि टेम्परी ना बोला है। वर्मा साहब आपने खट्टे पदार्थ का सेवन का भी मना किया है, क्यों? मैंने पहले बताया है कि खट्टा षड्रस में आवश्यक है। खट्टा ज्यादा खाते हैं तो आम वात बनता है। मैंने पहले बताया है कि घुटने की बीमारी, जोड़ों की बीमारी, ये एक वात रोग है, और वात बढ़ता है, आम वात बढ़ता है खट्टा खाने से।
तो हम अगर थोड़े समय के लिए परहेज कर लें खट्टे से तो हम इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। अब खट्टे का परमानेंट हम बोल नहीं रहे मत खाइए, जरूर खाइए, षड्रस आवश्यक है शरीर को। वो मैं डिफाइन नहीं करूंगा कि कटु, विषय, कषैला वगैरह वगैरह। 6 रस खट्टे को मिनिमम क्वांटिटी ड्यूरिंग आर्थराइटिस पीरियड थोड़ा परहेज करें। बहुत बढ़िया। आपने एक और चीज का बोला, फ्रिज का ठंडा पानी या अन्य ठंडे पदार्थ का सेवन ना करें, इसके पीछे आपका क्या साइंस है? देखिए, हमारा डाइजेशन माने पचन अन्न का, अनाज, दाल, फल, सब्जी, ये 37 डिग्री पर ही होता है। इस तरह की इसकी डिजाइनिंग है। 37 डिग्री पर ही पाचक रस भोजन के सब पदार्थों को, हम कुछ भी खाते रहते, अच्छे से पचा सकता है। पानी पी लेने से 37 डिग्री का तापमान नीचे हो जाता है, ये 20 के आसपास हो जाता है, तो पाचक रस की एफिशिएंसी कम हो जाती। ये पहला। और दूसरा, मेरा डाइजेशन कुकिंग टेम्परेचर होता है। जैसे मैं पानी में चावल रख दूं, ठंडे पानी में कई दिन रख दूं, वो चावल पकेगा नहीं, लेकिन मैं उसको टेम्परेचर दे दूं तो वो भात बन जाएगा, चावल बन जाएगा पका हुआ। उसी तरह 37 डिग्री टेम्परेचर से नीचे नहीं लाना चाहिए जब तक हमारा पेट में भोजन पच रहा है। दूसरा डिफेक्ट क्या होता है कि आपने ठंडा पानी पी लिया, गट 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 गट, ये होता हुआ जाएगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत में हमारा मल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बड़ी आंत में हमारा मल है, ये मल के ऊपर जाके इकट्ठा होगा, मल को ठंडा करेगा। पानी का गुणधर्म, टेम्परेचर का गुणधर्म है कोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, हीट एक्सपांड्स। तो जब ये मल को ठंडा करेगा तो इस प्रिंसिपल की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, माने कड़ा होगा, और कड़ा होगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और ये कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक अगर आपकी ठंडा पानी पीने की आदत है तो क्या क्या होगा, उसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एपिसोड्स जो यूट्यूब में डालें उसे देखें। इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वेबिनार। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है डॉक्टर साहब। हमारे दर्शक मित्र जानना चाहते हैं, क्या ये सब नियमों का पालन नहीं करने से या कम करने से आपका ये नीसॉल मैजिक ऑयल काम करेगा क्या? बस सिर्फ 2 ही नियम का पालन करिए, बाकी का इतने रिजिडिटी नहीं है कि नहीं करना है। कहीं कुछ खामी हो जाती है, प्रैक्टिकल लाइफ है हम लोगों की। तो 2 नियम जो इसेंशियली पालन करना ही चाहिए, अत्यावश्यक है। एक है मालिश नहीं, और दूसरा है पेट में पानी 90 मिनट बाद ही डालें। बहुत ही बढ़िया। तो हमको दर्शकों को इस जवाब से थोड़ी राहत भी मिलेगी कि थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा बट असर तो करेगा ही। तो वर्मा साहब, एक और चीज बताइए कि ये तो आपने काफी कुछ स्पेसिफिक नी रिप्लेसमेंट से रिलेटेड बात की, आपका क्या एक्सपीरियंस या क्या कहना है, या अन्य जोड़ों में ये तेल कितना असरकारक है, करेगा कि नहीं करेगा? देखिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स फिक्स रहते हैं। जहाँ पर भी दर्द है ये तेल असर करेगा, जहाँ पर भी जोड़ की खराबी है ये तेल असर करेगा। और ऐसा नहीं है कि खाली घुटने के जोड़ को ठीक करेगा, किसी भी जोड़ को जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है ठीक करेगा। बहुत ही बढ़िया। दर्शक मित्रों, एक चीज मैं अवश्य यहाँ बताना चाहूंगा कि बहुत लोग हमसे बोलते हैं कि हमारा दर्द ये तेल लगाने के बाद बढ़ गया। शायद अंजू के पास बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, मेरा अंजू से रहेगा कि इसके ऊपर जवाब डालें कि दर्द, क्या ये तेल दर्द बढ़ा सकता है? ये तेल से दर्द कभी नहीं बढ़ेगा। ये अपन ने कहीं ना कहीं कोई उल्लंघन किया होगा, उसके कारण ही दर्द ये बढ़ेगा। और या तो आपने उसकी मालिश की होगी, और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने अलग अलग जात जात के तेल ट्राई कर चुके हैं, बॉडी की स्किन को इतना सेंसिटिव बना दिया है जिसके नहीं है। क्यों डॉक्टर वर्मा जी सही कह रही हूँ, क्योंकि स्किन सेंसिटिविटी भी एक वर्क करती है। पर आज तक मेरे अनुभव में आज तक एक भी केस ऐसा नहीं आया कि तेल की वजह से स्किन सेंसिटिविटी हुई और कोई। नीसॉल में डॉक्टर साहब ने
जो फॉर्मुलेशन किया है उसमें सेंसिटिविटी बढ़ने का कहीं कहीं कोई भी स्कोप नहीं है। ये बिल्कुल डॉक्टर फैक्ट है, साहब इट इज ए फैक्ट। का, डॉक्टर साहब कैन क्लेम दिस आई थिंक। तो दूसरे एंगल से अगर हम देखें तो उनमें है क्या पदार्थ, तेल है जो खा सकते हैं, अन्य औषधियां हैं जो हम इस्तेमाल करते सारी हैं, edible- तो हाँ सब edible चीजें। एडिबल नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस है, ये कोई इरिटेशन पैदा नहीं करता है। मैं उनका पर्पस रीजन अलग होगा, वो जाकर देखें पूरा, या एक दिन दिनचर्या लीजिए आप उनकी, तो आपको सब मालूम पड़ जाएगा कि ये कहाँ गलती कर रहे हैं। मुझे आज तक तेल फेल नहीं हुआ, जहां आर्थराइटिस आए वहां पे इस तेल ने रिजल्ट दिया। फेल व्यक्ति हुए हैं, कोई कमी रह जाती, मैं ये नहीं बोल रहा कि सब नियमों का पालन करो, नहीं, कुछ ना कुछ वो गलती करते जिसे हम समझ सकते हैं, छोटी गलती होती, उस गलती को आप सुधार Rectify दीजिए करती। और रिजल्ट आपको मिलता ही है। बहुत ही बढ़िया मित्रों, ये तेल से दर्द नहीं बढ़ता है। प्राय केसेस में देखा है कि जाने अनजाने इसकी मालिश कर ली गई है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मेरे मासी जी से मैंने बात की और उनकी सासू माँ को बोले दर्द बढ़ गया, मैंने जब अंदर घुसा तो मालूम पड़ा वो अपनी मालिश वाली से तेल कर लगवा रही थी। अब वो हल्के हाथों से लगा रही थी, बट मालिश वाला अगर कोई तेल लगाएगा तो कहीं ना कहीं मालिश तो हो ही जाएगी। तो वो ही बात हो जाएगी कि जिस जख्म को आप करो देंगे वो कभी घाव नहीं भरेगा, नहीं भरेगा, नहीं भरेगा। इसीलिए विनम्र निवेदन है, इसको बिल्कुल भी हल्के हाथों से, जैसे एक छोटे बच्चे को कैसे प्यार से सहलाया जाता है, ऐसे ही तेल को अपनी बॉडी में पिलाना है, रिस जाए, कोई भी तरह की मालिश नहीं करें। मैं स्वयं इसका गवाह हूं। मेरा खुद का फुट ड्रॉप हो गया था, मेरी सर्जरी स्पाइन की शेड्यूल हो गई थी इसी साल 25 जनवरी 2021 में, और जब मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया वो सर्जरी पोस्टपोन की, और साथ में फुट ड्रॉप हो गया था मेरा। मैंने रिलीजियसली नीसॉल ऑयल को पूरा दोनों पैरों में, मैंने तो क्या लगाया, मेरी वाइफ जो अंजू साथ में बैठी वो 2 टाइम रिलीजियसली लगाती थी, रेस्ट करती थी, और मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया हूँ। मैं वापस वॉकिंग कर रहा हूँ, जॉगिंग कर रहा हूँ, आज भी मैंने मेरी जॉगिंग की है और साइकिलिंग कर सकता हूँ। निश्चित रूप से इस तेल में चमत्कार है, ऐसा मेरा अपना मानना है। वर्मा साहब, एक और क्वेश्चन, बहुत लोग हमारे पास आते हैं, नी रिप्लेसमेंट होने के बाद भी काफी लोगों को दर्द की प्रॉब्लम रहती है, दर्द रहता है, ऐसे लोगों को ये तेल आपका नीसॉल मैजिक ऑयल राहत देगा क्या? काइंडली रिपीट द क्वेश्चन। क्या नी रिप्लेसमेंट के केस के बाद भी काफी लोग हमसे पूछते हैं उनको दर्द हो रहा है, तो हम लोगों का सजेशन रहना चाहिए कि तेल लगाने से उनको दर्द में राहत मिलेगी क्या? अगर रिप्लेस्ड नी, जो आर्टिफिशियल मेटेलिक, नॉन मेटेलिक आर्टिफिशियल नी है, वो अगर फिजिकली कहीं हार्म कर रहा है, प्रेस कर रहा है, तो वो भाग भी सेंसिटिव होकर दर्द करेगा। उस केस में दे आर रिक्वेस्टेड कि पहले अपना नी चेक कराएं, जहाँ कहीं वो इंजरी पैदा कर रहा है, जैसे हम टाइट जूता पहनते तो चुभने लगता है, उसे दूर करें। और नी रिप्लेसमेंट के बाद कोई सा भी पेन उनका मस्कुलर और आर्थराइटिस वाला हो, उसे ये नीसॉल ऑयल दूर करेगा। तो वर्मा साहब, हम ये माने कि आपका ये जो नीसॉल मैजिक ऑयल है, बॉडी की साइंस को ध्यान में रखकर आयुर्वेदिक पद्धति से बनाया गया तेल है ये? 100%। आपको लगता है जैसे ही तेल शब्द का कोई उच्चारण करे तो लोग के मन में कल्पना थी तेल मतलब वो मालिश वाला, मतलब चंपी, ये ऐसा नहीं है भाई। इसे बहुत अच्छे से स्टडी किया गया, पहले प्रॉब्लम देखा क्या है। प्रॉब्लम है जॉइंट पेन, जॉइंट का खराब होना। फिर लिटरेचर सर्वे किया गया कि इसके लिए हमको साइंस क्या कहती है। उसके बाद इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड की। पूर्ण साइंटिफिक टेम्परेचर, साइंटिफिक ये आ जाने के बाद ये तेल डेवलप हुआ। मैं यहाँ पे आपको एक बात बोलना चाहूँगा, मुझे दुख होता है, कई लोग कभी कभी सोचते हैं ये झोला छाप है। अरे साहब थोड़ा विचार करो। एक भाभा एटॉमिक का रिसर्च साइंटिस्ट जिसने 37 साल केवल रिसर्च किया है और एटम बम प्रोजेक्ट में एटम बम बना सकता है, सर्वाइकल कैंसर ठीक कर सकता है, माने बच्चादानी का कैंसर ठीक कर सकता है, आँख के कैंसर पे
काम किया है। हार्ट में ब्लॉक हो जाए उसे कैसे कम किया जाए वो सब कर सकता है, तो वो एक आर्थराइटिस क्यों नहीं ठीक कर सकता। तो मैंने उसे चैलेंज के रूप में लिया था, मुझे ही हुआ था आर्थराइटिस, उसके ऊपर पूरी साइंटिफिक स्टडी की गई, लिटरेचर सर्वे करने के बाद फिर उसे डेवलप किया, उसकी फील्ड ट्रायल्स ली और फील्ड ट्रायल लेने के बाद उसे मार्केट में हमने आज आपके सामने पेश किया। इसमें एक और स्टोरी है, मैं यहाँ क्लब करना चाहूँगा विथ योर जी जी बिल्कुल, परमिशन निश्चित रूप से। हुआ ये था कि मुझे आर्थराइटिस हुआ, मैंने ये सब रिसर्च करके डेवलप कर लिया। अब डेवलप होने के बाद मेरे मन में ये था मैं कैसे जन जन तक पहुंचाऊं, तो मैंने भारत भर में लेक्चर्स दिए, स्टेज पे लोगों को बुला के बताया करता था, डेमोन्स्ट्रेट करता था कि वे ऐसे ऐसे आप अपने घुटने को स्वयं ठीक कर सकते हो, पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा लेक्चर सूरत में चालू था, सूरत में एक महानुभाव ने मुझे मुंद्रा साहब से मिलाया। मुंद्रा साहब ने हमको कहीं तो कभी तो सुना था 5-10 मिनट, तो उनने मुझसे क्वेश्चंस किए, मैंने उनके आंसर्स दिए, क्या है वो उनको ही पूछिए। उनने बोला ठीक है तुम मेरा घुटना ठीक करो। मैंने पूछा, रिपीट किया, मैं ठीक करूं? बोले हाँ तुम ठीक करो। तो मैंने बोला आपके पास तो इतने डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल है, फिर वो बोले मेरा घुटना भी ला के रखा गया है नी रिप्लेसमेंट का, फिर भी तुम ठीक करो। और वो घुटना ठीक किया गया। उसके बाद यहाँ कृपया ध्यान दें दर्शक, घुटना उनका ठीक हो गया, 5-5.5 महीने लगे। अब मैंने बोला साहब आपका घुटना ठीक हो गया, आप जन जन तक अभी इसे पहुंचाइए। तो उन्होंने बोला नहीं तुम्हारे ट्रीटमेंट में दोष है। मैंने बोला क्या दोष है? बोले तुम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की एक दवा देते हो, ऑस्टियो आर्थराइटिस की दूसरी दवा देते हो, 4-5 दवाइयाँ खाने को लगाते हो, तेल लगाओ दिन में 2 बार, इतना सारा आज का व्यस्त व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। तुम मुझे अगर एक प्रोडक्ट डेवलप करके दे सकते हो तो दो, मैं उसका जरूर प्रचार करूंगा, जन जन तक पहुंचाऊंगा। तो फिर मैंने बोला साहब मैं भाभा से रिटायर्ड हूँ, मेरे पास अभी लेबोरेटरी नहीं है ना लाइब्रेरी है, मुझे थोड़ी मदद लगेगी। तो उन्होंने अंजू जी को हमारे साथ जोड़ दिया, श्रीमती अंजू मुंद्रा जी, जो श्रीकांत साहब की धर्मपत्नी है। और फिर मेरा आना जाना चालू हो गया सूरत। हम कई बार आते थे, रुकते थे, डिस्कस करते थे, प्रोडक्ट बनाते थे, ट्रायल लेते थे, करते करते 1.5 साल निकल गया और हमको एक प्रोडक्ट मिला जो कैपेबल था, सक्षम था किसी भी प्रकार के आर्थराइटिस को दूर करने में, और सक्षम था कि ये जो वन विंडो कंसेप्ट मुंद्रा साहब जी को चाहिए था कि भाई दवा अलग, तेल अलग, ये अलग, वो अलग, कुछ नहीं चलेगा, एक प्रोडक्ट उसी में सब हो, वो डेवलप हम कर सके। उसके फील्ड ट्रायल्स हुए, मुंद्रा साहब ने हजारों बोतलें फ्री बना करके भारत भर में डिस्ट्रीब्यूट करी, फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके भी हम लोगों ने रिजल्ट का थोड़ा ट्रैक रखते थे। जब व्हेन वी असर्टेन कि यस ये प्रोडक्ट जन कल्याण हेतु बिल्कुल ठीक है, उस वक्त मुंद्रा साहब को रिक्वेस्ट करी। और उस बीच एक घटना घटी विचित्र कि मैं श्रीकांत साहब ग्रुप एमडी इनके संपर्क में आया। तो इनने बोला कि क्या कर रहे हो? मैंने बोला कुछ नहीं, फैक्ट बोल रहा हूँ। इनने बोला क्या कर रहे हो? मैंने बोला इंतजार कर रहे हैं। बोले काय का? मरने का। क्यों? क्योंकि आप लोग इसे जन जन तक पहुंचाते नहीं। इनके मन में क्या आया वो तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन उसके बाद पूरा मधुसूदन ग्रुप दे एक्सटेंडेड देयर हेल्प एंड ये कंसेप्ट का डेवलपमेंट हुआ है। आपको एक बात बता देता हूँ, ये प्रोडक्ट को हम किसी भी कीमत में बेच सकते थे। और शुरुआती दौर में जिन लोगों ने भी ये प्रोडक्ट बनाए, वो भी कैसे बनाए वो तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन जिनने भी बनाए उनने 10,000 तक चार्ज किए हैं। और जब ये प्रोडक्ट मुंद्रा साहब के पास आया, श्रीकांत साहब के पास आया, इनने बोला नो, जन कल्याण हेतु हम इसको मिनिमम कॉस्ट पे रखेंगे,
केवल उतना प्रॉफिट कि जिससे हम ये काम बंद करने की नौबत ना आए, शो चलता रहे, गरीबों तक, अमीरों तक, जो भी है पीड़ितों तक इन ब्रीफ पहुंचता रहे, एफोर्डेबिलिटी इसकी कायम रहे। इसलिए उन्होंने बेयर मिनिमम कॉस्ट रखी। और इसके आगे तो मैं कुछ भूल रहा हूँ, वो श्रीकांत साहब से निवेदन करूंगा वो क्लैरिफाई करें, नहीं, क्योंकि हाँ बहुत ही बढ़िया जो आपने बोला वो फैक्ट है। भाइयों मित्रों, ये तेल इसीलिए क्योंकि पिछले 8 वर्षों से ये मेरी धर्मपत्नी अंजू बैठी है मेरे साथ, स्पेशल बिठाई है, बोला मेरा क्या काम है। तो कृष्ण गोपाल जी मुंदड़ा और अंजू ने ही पिछले 8 सालों तक अनगिनत सैकड़ों हजारों बोतल बना बना के लोगों को दी थी। हर बार साथ में फोकस भी करते थे, बट जब देखा कि काफी लोग उसमें सीरियस नहीं होते थे, जो सीरियस हुए हैं उनमें से कुछ लोग आज शेयरिंग भी करेंगे, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के हों, चाहे एसएसएम ग्रुप स्विट्जरलैंड के हों, वो लोगों ने बरसों पहले ठीक भी हुए, कुछ लोग हमारे साथ बैठे हैं। बट साथ में जब देखा कि फ्री की चीज की कोई वैल्यू भी बहुत लोग मिसयूज कर रहे हैं या नहीं हो पा रही और हम भी सीरियस नहीं, तब ये तेल का निसॉल के नाम से निर्माण किया गया और जन साधारण तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया मधुसूदन परिवार ने, मुंदड़ा परिवार में। यहाँ एक चीज और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जैसे कि वर्मा साहब ने बताया कि इतने बड़े साइंटिस्ट इतनी सब रिसर्च की, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ईगो तो आता ही है। इनका ईगो जब ये परम श्रद्धेय श्री रामसुखदास जी महाराज के सानिध्य में आए, सत्संग में आए, तब इनकी ही भाषा में बोलूं तो उन्होंने इनका पूरा ईगो गला दिया। तो आज निश्चित रूप से ये व्यक्तित्व ईगोलेस है, कोई तरह का कोई स्वार्थ नहीं है। जो लोग इनको पर्सनली डिकेड से जानते हैं वो सब इस चीज को जानते हैं, और जो नहीं जानते वो आज इस माध्यम से वापस जान जाएं कि ये व्यक्तित्व बहुत ही असाधारण है, बट दिखने में बहुत ही साधारण है। आपको सत नमन। कुछ क्वेश्चन और दर्शकों के आ रहे हैं, उसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। इसके अलावा बाकी भाइयों मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप अपने क्वेश्चन बॉक्स में क्वेश्चंस डाल दें, जिसका हम वापस रिप्लाई करेंगे। समय अभाव के कारण हम आपके पर्सनल क्वेश्चनों का जवाब नहीं देंगे, बट आप आज नहीं देंगे बट उसका सबका सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपसे निवेदन है कि जिस माध्यम से देख रहा है, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से या जूम के लिंक से, आप अपने क्वेश्चन टाइप करके भेज दें, किसी भी लैंग्वेज में भेज दें, हम उसका आपको तुरंत जितना जल्दी हो जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, ये एक सवाल क्वेश्चन और है, वेरिकोस वेन में क्या ये निसॉल ऑयल, मैजिक ऑयल इफेक्टिव है क्या? यहाँ मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जिन लोगों को यूरिक एसिड की बीमारी, जिसे आम भाषा में गाउट कहते हैं, तो वो समझते हैं कि ये गाउट भी जोड़ों के दर्द की बीमारी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गाउट एक अलग चीज़ है। गाउट में यूरिक एसिड शरीर से बाहर नहीं जा पा रहा है तो जगह जगह इकट्ठा होकर वो पेन आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी ना किसी जॉइंट के पास आता है। तो लोग इस गलतफहमी में ना रहें कि गाउट पे ये निसॉल ऑयल काम करेगा कि नहीं करेगा। प्रिंसिपली बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। एंड सेकेंडली वेरिकोज वेन्स पे भी ये काम नहीं करेगा। एक और क्वेश्चन कॉमन है, क्या हम योग प्राणायाम कर सकते हैं क्या? दर्दी भाई बहनें जो पीड़ित हैं वो योग प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम कर सकते, लेकिन अगर योगा करते समय आप घुटने को मोड़ रहे हो, तान रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपका ही कार्टिलेज घिस रहा है, और कार्टिलेज घिसेगा, हड्डी से हड्डी अगर टच होगी तो दर्द होगा। तो थोड़े दिन के लिए, हम परमानेंटली नहीं बोलते, महीना 15 दिन योगा ना करें। जिस तरह फिजियोथेरापी मना, वॉकिंग जॉगिंग मना, उसी तरह योगा भी ना करें, प्राणायाम कर सकते। बहुत बढ़िया। अब इसी को आगे बढ़ा के मैं कृष्ण गोपाल जी मुंदड़ा जो मधुसूदन ग्रुप के चेयरमैन हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपना वक्तव्य देवें। सन 2013 में हम घूमने गए थे। सिंगापुर आने पर हमें बहुत दर्द हुई, दोनों घुटने इतना हम चल नहीं पाते। हमारे साथ में हमारे
घूमना थोड़ने में जरूरत हो तो हमको व्हील चेयर में घुमाएंगे, व्हील चेयर में दर्द हो, मेरे को दर्द हो, श्रीकांत हमारा घूमने आया, तय किया कि भाई सूरत आके इसका उपाय क्या है, बताया घुटना रिप्लेस करना पड़ेगा। ये दोनों उसमें आपके डॉक्टर ने सलाह किया, ऑपरेशन में करा जो है स्थिति है। इसी बीच हमको वर्मा जी से संपर्क हुआ, इनका लेक्चर हमने सुना, तो उसमें इनने लेक्चर तो काफी लंबा था, घंटा 1.5 घंटे का, बीच में बोला घुटने का हमारे पास 100% इलाज, हम फिर इनके संपर्क में है और इनने हमको आश्वासन दिया कि हम आपको 3 दिन ठीक, थोड़ा थोड़ा ये करना पड़ेगा। इनने जितने हमको उपाय बताए तो उसमें हमने 50% 60% उपाय किए, तो 5.5 महीने करीब करीब हमको लग गया और हमारे घुटने ठीक हो गए। अब फिर सब जब ठीक हुए तो वर्मा जी संपर्क स्वाभाविक है, आते रहे, मैंने देखो वर्मा जी हमने तो इतना कर लिया, हम तो जरा हमारे पास और भी काम करने वाले और लोगों को तो इतना नहीं कर पाएंगे। आजकल हर आदमी जल्दी चाहता है कि भाई शायद हमको जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, तो कुछ इस पर आप कर सकते हो, जैसा कर सरलतम हो और मैक्सिमम लोग फायदा लें। तो फिर मैं काफी प्रयास करके इसमें कई औषधियों का निर्माण करके बोले साहब ये है, तो फिर भी हमने इन लोगों से बोल दिया था, मैं बोलने में संकोच नहीं, मैंने वही अभी हमारा नाम डिक्लेयर मत करना जब तक हम इसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर लें। तो कई लोगों के इसके रिजल्ट आए, जिनने पालन किया उनकी जल्दी हो गए, नहीं पालन किया उनको टाइम लगा, पर फायदा निश्चित पड़ा। तब थोड़ा सा हमने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, हमने कहा भाई अब आप इस काम को कर सकते हो, अच्छा है, लोग रिप्लेसमेंट से बचें और फायदा लें। धन्यवाद। दर्शकों मित्रों, हमारे बीच में हमारे भारत की एमडी कार्डियोलॉजिस्ट इंडिया से जो करके लंदन यूके में बस गई हैं, उनसे हनीफा, डॉक्टर हनीफा, वो अपनी शेयरिंग करना चाह रहे हैं। यतिराज से मैं बोलूंगा कि हनीफा को दर्शकों के बीच में लाया जाए। डॉक्टर हनीफा फ्रॉम लंदन। आवाज हाँ आ रही है। ठीक है, कोई बात स्पीकर कर दीजिए, स्पीकर शेयरिंग कौन का कर देंगे। कि उनको उतना बेनिफिट नहीं हो रहा था। नीजोल ऑयल है, तो फिर हमने उनसे बात की श्रीकांत से कि हमको मिल सकता है क्या, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं भिजवाता हूँ। और मेरे बोलने के विद इन 10 डेज और 12 डेज श्रीकांत ने वहां से हमको नीजोल भिजवा दिया। यहाँ पर मैंने जिस तरह उन्होंने बताया वैसे ही हम लोग ने पेशेंट्स को यूज किया और इस एपिसोड को टोटल 2.5 months हुए हैं। जब उनका हमने स्कैन वगैरह करवाया था तो वो नी रिप्लेसमेंट का मैं वो सब उतना डिटेल और पर्सनल कुछ भी नहीं शेयर करूंगी, सिर्फ आपको इतना बताऊंगी कि आज जब हम फिर से परसों फिर से हमने उनका स्कैन वगैरह कराया था, सोनोग्राफी, तो जो ऑर्थोपेडिशियन है जो, उन्होंने कहा कि अभी तो इस वक्त नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं है, वॉट एवर यू आर डूइंग कैरी ऑन डूइंग इट, और ये तो ठीक हो रहा है। तो बाद में ये तो 2 सीरियस केसेस बिल्कुल ठीक हो गए नीजोल ऑयल से। पूरी बॉडी में कहीं पर भी, राइट फ्रॉम द सर्वाइकल स्पाइन टू योर टिप ऑफ द योर टोज, किसी भी तरह का, जैसे यहाँ पर सर ने कहा कि गाउटी आर्थराइटिस हो तो नहीं करते हैं, उस तरह जो 1-2 चीजें उनको छोड़कर बाकी मैंने देखा है कि सियाटिका में स्पेशली और स्लिप डिस्क में लोग बहुत
कंप्लेंट करते हैं कि लोअर बैक पेन है, पेन यहाँ पे रेडिएट हो रहा है, वहां पे रेडिएट हो रहा, नहीं ठीक हो रहा। इसको लगाया गया मेरे अपने रिलेटिव्स को भी, मेरी अपनी मौसी को भी, और भी बहुत सारे लोगों को। एंड ये तो मैं नहीं बोलूंगी कि 100%, पर हाँ 98% लोगों को बिल्कुल पूरा जड़ से ठीक हो गया। और अभी हमारे पास ऑयल आया है, अभी सिर्फ दूसरा बैच मेरे पास आया है और वंडरफुल रिजल्ट्स आ रहे हैं। दूसरी ये चीज है कि अभी तो मेरे पास उतना ये नहीं है कि कितने दिन तक के करवाना है, पर कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑयल लगाया 3-4 दिन में बिल्कुल ठीक होने लगता है, तो जब वो ठीक होने लगता है तो ऑयल लगाना छोड़ देते हैं, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ती है। तो वैसा नहीं कीजिए, 3 मंथ्स कंटिन्यूअसली सुबह शाम लगाइए उस ऑयल को, और फिर आप रिजल्ट देखिए। और दूसरी चीज ये है कि क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, ये वो बहुत सारी चीजें जो सब डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी। पर इसमें सबसे बड़ा रोल आपका होता है आपके अपने थॉट प्रोसेस का। अगर अपर स्टोरी हेल्दी है ना, तो लोअर ऑटोमेटिकली हेल्दी होती है। फेथ के साथ करोगे तो बिल्कुल सक्सेसफुल होगे, और फेथलेसली करोगे तो भी असर तो होगा, लेकिन धीरे होगा। बस इतना ही मुझे कहना था। होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। धन्यवाद डॉक्टर अनीफा बहन। अब मैं, हमारे बीच में बहुत बड़ी एक शख्सियत बैठी हैं, उनसे पहले एक हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट सूरत से मुरली जी सोमानी, जो माहेश्वरी विद्यापीठ के फाउंडर चेयरमैन भी हैं और बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनसे बोलूंगा शॉर्ट में अपना अनुभव शेयर करें। जो भी इस वेबिनार से, हेलो, जो मीटिंग से इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरी वाइफ को कई साल पहले सोराइसिस हो गया था, और सोराइसिस के कारण उनको अर्थराइटिस हो गया, जिसको मेडिकल भाषा में सोराइटिक अर्थराइटिस बोलते हैं। मैंने उनके इलाज के लिए कई विशेषज्ञ डॉक्टर्स सूरत के और मुंबई के सबसे इलाज के लिए कंसल्ट किया, कोई आशाजनक परिणाम नहीं मिला। मेरे को साथियों ने बोला कि एक बार आयुर्वेदिक का भी इलाज करवाया जाए, तो मैंने 2 साल तक मेरी वाइफ का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी करवाया, लेकिन कोई आशाजनक परिणाम मेरे को नहीं मिला। और लास्ट में मेरे को ये बताया गया कि भैया सोराइसिस तो ठीक होने वाला नहीं है, और चूंकि ये इंटर रिलेटेड बीमारी है इसलिए अर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम रहेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक काम कर सकते हो, आप अपने वाइफ के नीज को रिप्लेस करवा लो, सोराइसिस तो रहने वाला है। एक दिन मैंने नीसोल के बारे में कहीं पढ़ा और देखा, मैंने इमीडिएट श्रीकांत जी को फ़ोन किया। मैंने कहा श्रीकांत जी, क्या ये नीसोल सोराइटिक अर्थराइटिस भी ठीक करेगा क्या? तो उन्होंने बोला मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। और थोड़ी ही देर में मेरे पास में श्रीकांत जी का फ़ोन आ गया कि यस, मैंने डॉक्टर वर्मा जी से कंसल्ट कर लिया है और ये सोराइटिक अर्थराइटिस ठीक करेगा। साथियों, ये ट्रीटमेंट मेरा जून 1 वीक में हमने चालू किया। वर्मा जी ने कुछ दवाइयाँ और नीसोल एप्लीकेशन के लिए मेरे को कहा कि आप नीसोल का अप्लाई करवाइए, छोटे मोटे परहेज जो उन्होंने बताए वो कीजिए, और कुछ दवाई उन्होंने सोराइसिस की भी दी। मेरे को ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि विद इन अ स्पान ऑफ 2 मंथ्स मेरी वाइफ का नी पेन चला गया, और सोराइसिस जो स्काल्प से चालू हुआ था, फेस पे आने का लगा, हम लोग हताश हो गए थे, वो उससे काफ़ी उनको राहत मिली है। मैं तो ये बोलूँगा कि हमारी पूरी एंटायर फैमिली श्रीकांत जी का और डॉक्टर वर्मा साहब का के ग्रेटफुल हैं हम कि उन्होंने हमको एक हताशा से बाहर किया। साथियों, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, हालांकि समय की कमी है लेकिन मेरे को बोलना भी कुछ ज़्यादा है, मैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड ही बोल दूंगा कि मैंने जब इनसे इस दौरान 2 महीने में जब डिस्कशन किया तो मेरे को ये मालूम चला कि ये नहीं, बोन ही नहीं, बोन के अलावा मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडेंट्स जो कि बोन के ऊपर होते हैं, इनको भी रिपेयर करता है। मैं अपने जो मेरे एज के और 50 साल से ऊपर के लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उनको मैं अपनी सलाह दूंगा कि क्यों नहीं वीकली और बाई वीकली हम इस तेल का इस्तेमाल करें, जिससे हमारे मसल्स जो, और कोई भी एज के बाद में मसल्स को वीकनेस आएगी, टेंडेंस में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, लिगामेंट्स भी अपने कमजोर होंगे, तो क्यों नहीं हम इसका इस्तेमाल करें,
जिससे कि हम उस ओल्ड एज में जाएं तो हम पेन को फील ही नहीं करें, वो एज ही वो अपनी स्टेज ही नहीं आए। और तीसरी बात ये है जो मैं मेरे सामाजिक बंधुओं से बोलना चाहूँगा कि भैया एक नी सर्जरी बहुत पेनफुल है। पेनफुल 2 रीजन से है, एक तो उसमें पेन होता है, दूसरा उसमें फिनांस लगता है, बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, तो वो भी एक पेन है। अगर वो सर्जरी रिप्लेसमेंट अगर अपनी बच सकती है खाली 3 महीने के नीस और एप्लीकेशन से और कुछ परहेज करने से, तो अपने जितने जानकार है उन सबको बताइए, कईयों का भला होगा और आपको एक सामाजिक कार्य करने की संतुष्टि प्राप्ति होगी। मैं इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। थैंक यू मुरली भाई साहब। अब हमारे बीच में एक देश की ही नहीं विदेशों में भी फेमस शख्सियत बैठी है, पद्मश्री अवार्ड डॉक्टर कन्हू भाई टेलर, जो डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। और सबको मालूम है कि इनके ऑर्गेनाइजेशन से, इनके उससे सैकड़ों लोग देशों विदेशों में भी डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हों या प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब हों, चाहे प्रतिभा जी पाटिल हों या कोई भी प्रणब मुखर्जी हों, सबसे आपका साक्षात्कार होता है और आपको दिल्ली प्रायः सभी मेन फंक्शनों में बुलाया जाता है। उनका 2 दिन पहले बड़ी खुशी हुई, चला के फोन आया जब उनको नीसोल ऑयल के बारे में मालूम किया और उन्होंने कुछ दिन पहले ही अप्लाई करना चालू किया और बोले मुझे आना है श्रीकांत, आपके यहाँ शेयर करना है। इससे ज्यादा मुझे भी नहीं मालूम है। उनके अपने अनुभव शेयर करना चाहेंगे कन्हू भाई टेलर। इसके पहले कन्हू भाई टेलर की 1 मिनट के लिए स्लाइड्स जरूर बताया जाए कि वो क्या शख्सियत है। एक्सक्यूज मी, असीम पान चिता को कब लेना? चिता को लेने हेलो, मेरा और श्रीकांत भाई से बहुत पुराना रिश्ता है। उनकी मम्मी पापा को मैं हमेशा मेरे मम्मी पापा के जैसे ही बुलाता हूँ। 1-2 मिनट के लिए मैं बताऊं कि मेरी दिव्यांग बच्चों की स्कूल चलती है। 1 से 12 दौड़ की स्कूल है, कॉलेज है। अभी 400 बच्चे उसमें पढ़ते हैं। ये सभी दिव्यांग बच्चे हैं। जब स्कूल चालू किया तो मैंने 4 बच्चों से चालू किया था 97 में। तब कोई बच्चा आता जाता नहीं था क्योंकि उसको आने जाने की बहुत मुश्किल होती है। तो वो टाइम गजानन मालपाणी मेरे बहुत करीब दोस्त थे, वडील दोस्त थे, कुबेर भंडारी थे। तो मैंने उनको बताया तो उसने मेरे को इमीडिएट एक बस दे दी। तब मेरे को उनके बाद में मैं श्रीकांत भाई से मेरा परिचय हुआ। ज़्यादा उनकी मम्मी से मुझे बहुत उनको लगाव था। उनका पापा मम्मी ये मेरे को हमेशा खुद का बेटा ही समझते थे। स्कूल में आना जाना सब कुछ होता रहता था। और आज भी मुझे कोई मुश्किल ही आती है तो मैं श्रीकांत भाई को और अंजना बहन को मैं पहले याद करता हूँ, वो इसका मुश्किल ही हो जाती है। मैं ये बताऊं कि 4 दिन पहले एक दोस्त आया मेरा, मेघनाथ भाई। मैंने कहा यार मेरी कमर बहुत दुख रही है, मैं सारे दिन बैठा रहता हूँ, मैं कोई गोलियां लेता नहीं हूँ क्योंकि मेरी खुद की दिव्यांगों की भी हॉस्पिटल है, प्रभु जनरल हॉस्पिटल। उसमें हर महीने 15-20 दिव्यांगों का ऑपरेशन होता है और बैंकर हार्ट इंस्टीट्यूट में हार्ट का भी होता है। तो मैंने कहा मैं ऐसी गोलियां देता नहीं हूँ और इंजेक्शन भी लेने वाला नहीं हूँ। बोले एक मैं आपको तेल ला के दूं तो आप उनको हल्की हाथों से
अपना आदमी के पास आप लगवा देना, आपका पेन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने बताया कि आप श्रीकांत मुद्रा को जानते हैं? मैंने कहा क्यों? बोले उनके वहाँ ये बनता है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट आया है, वैज्ञानिक, उसने दवा बनाई है। मैंने कहा कि मेरा श्रीकांत बेटा है, भाई है, तो वो तो कुछ ना कुछ समाज के लिए करते रहते हैं। तो मैंने उनके सामने ही फोन लगा दिया। मैं कभी कोई काम पेंडिंग नहीं रखता हूँ, मेरी जिंदगी का यही है, क्योंकि मैं 100% डिसेबल हूँ। मुझे जानता हूँ कि आदमी का कोई भरोसा नहीं है। मैंने श्रीकांत भाई को फोन लगाया। मैंने कहा ये मेघनाथ भाई मेरे को बोल रहा है कि आपने कुछ चमत्कारी तेल बनाया है, तो बेटा मुझे को दे दो ने। उसने 20 मिनट के बाद उनका आदमी मेरे पास आ गया, और बोतल तो मुझे मेघनाथ जी ने भी दिया था। मैंने मेरे आदमी को बुलाया, क्योंकि मेरा से कुछ काम होता नहीं है, सिर्फ जेब ही चलती है। उसने आके मुझे नहलाने के बाद मैंने कहा सुबह मैं उठ नहीं पाता हूँ, तो बोले कि कोई बात नहीं, आप नहा धो के कपड़ा पहनने से पहले आप तेल लगा देना, ये भी हल्के हाथों से। मैंने उनको आदमी को बोला कि देखो सुनो, तू मेरे पर चढ़ जाता है, फिर तू तेल बराबर मालिश करता है, ऐसा कुछ नहीं करना, एकदम हल्का हाथों से तू मेरे को तेल लगा दे। उसने लगाया वो दिन, आज तो 4 ही दिन हुआ, सारे दिन मैं बैठ रहता हूँ, तो रात को मेरे को कुछ पेन हुआ नहीं। तो मैं तो सोच में पड़ गया कि बिना दवा, बिना ये तेल लगाने से इतना अच्छा कैसा हो गया। आज 4 दिन हुआ मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैं हमेशा मेरा दुख किसी को जीवन में बताता नहीं हूँ। मेरा जीवन मेरा सिर्फ दिव्यांगों के लिए है। आज मेरे वहाँ 29,000 बच्चे स्कूल में पढ़ के समाज में आ गए। सूरत में एक भी बच्चा कहीं दिव्यांग भीख नहीं मांगता है। ये डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट और माननीय श्री नरेंद्र मोदी के क्रेडिट से होता है। नरेंद्र मोदी ने मेरी स्कूल में आके 1 बार 2 बार नहीं 4 बार आए हैं। 250 करोड़ की जगह उसने फ्री बना के दिया है, और बोला कि कन्नू भाई, मैंने बोला कि थोड़ा पैसा लो, बोले एक भी पैसा नहीं लूंगा। और आज भारत में सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट है। उसमें बच्चों को खाना पीना, रहना, ऑपरेशन होना, फिजियोथेरापी करना सब फ्री में होता है। मैं कहीं दान लेने के लिए भी नहीं जाता हूँ। मेरा श्रीकांत बेटा हर साल आता है मेरे पास और बोलता है कि कन्नू भाई मैं क्या करूँ। मैं कहता हूँ कि बच्चों ने अच्छा खाना नहीं खाया, तो बोले ठीक है मैं आज सबको लेके आता हूँ और बच्चों की पार्टी करते हैं। उनके घर में कोई किसी की बर्थडे होती है तो मेरे 400 बच्चों को पहले याद करते हैं, और सबके साथ, दिव्यांग बच्चों के साथ वो खुद बैठ जाता है। ऐसा नहीं कि बड़े पैसा वाला है, बिन मालिक है, मधुसूदन ग्रुप के चेयरमैन है, तो उसमें दिल में और अंजनू बहन से बहुत सारी संवेदना है। मैंने बताया, मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ ये ऐसा प्रोग्राम होगा। मैंने उनको कल थैंक यू कहने के लिए फ़ोन किया कि श्रीकांत भाई मुझे अच्छा लगता है ये तेल। तो उनके आदमी ने और बोला कि एक बॉटल आपको 10 दिन चलाने का है। मैंने क्या बाद में क्या करने का है? तो बोले बाद में लो ये 5 बॉटल, मैं शायद आऊँ या ना आऊँ पर आपको मैं ये बॉटल दे जाता हूँ। और आप भी, तो मुझे कल सुबह मेरी दिल्ली मीटिंग है, तो आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मेरे को दिल्ली मेरा टूर बहुत रहती है,
सरकार ने मुझे बहुत सारी कमेटी में लिया है, तो मुझे आना जाना पड़ता है, क्योंकि देश के दिव्यांगों के लिए काम जरूरी होते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकलांग की जगह ये दिव्यांग शब्द दिया। मैं सबको यही प्रार्थना करता हूँ कि 4 दिन में ये तेल, चमत्कारी तेल हल्के हाथों से मैंने मालिश करवाया, लगवाया, तो मुझे पेन एकदम खत्म हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। मैं खाने पीने में मैं कोई ये रखता नहीं हूँ, मुझे खाना पीना बहुत मजा आता है। मैं थोड़ा खाता हूँ पर मुझे बहुत शौक है खाने का। और मेरे को डायबिटीज भी है, तो लगभग 200-250 रहता है, तो अभी मैं खाना खाता हूँ। पर ये तेल लगाने से मेरा कमर का दुखावा बिल्कुल 4 दिन में, मैं आपके साथ मैं कोई गलत बात नहीं करता हूँ, गपागप नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं कि श्रीकांत ने मुझे 1 लाख रुपया दे दिया और मैं आपको बता रहा हूँ, जो सही है वो बताता हूँ। 4 दिन का, 4 दिन में मेरा 90% पेन दुखावा कम हो गया है। मैं चाहता नहीं हूँ, आज मेरा इतना सारा काम था दिल्ली की फाइल बनाने का, पर श्रीकांत भाई ने बोला कि कन्नू भाई आपको आने का है। मैं परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं ना नहीं बोल सकता हूँ, तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा। और आप एक बार, आपका पेन कहीं भी हो, आप एक बार लगा के देखो, आपको खुद को मालूम पड़ेगा कि ये तेल कितना चमत्कारी है। मुझे श्रीकांत भाई ने बुलाया, मुद्रा परिवार ने बुलाया, मैं उनका हृदय से आभार मानता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये तेल ये बंद नहीं कर दे, ये बंद नहीं करे, उसको शक्ति दे भगवान, क्योंकि बहुत कॉस्टली तेल भी है बनाने की, उसकी प्रक्रिया पर है। पर ये मुद्रा परिवार हमेशा मानव सेवा में जुड़े हुए हैं, तो भगवान उसको शक्ति दे। यही प्रार्थना के साथ आप सबको मैं अपील करता हूँ, मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, आपका दर्द कम करने के लिए अपील कर रहा हूँ कि उनको डायरेक्ट फोन करके आप एक तेल की बोतल लेके हल्का से 10 दिन आप लगाइए, और बाद में 3-4 महीने के बाद कहा है कि कन्नू भाई वो बिल्कुल कम हो जाएगा, तो आप लोगों का भी कम हो जाएगा। ऐसी मेरी शुभकामना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत आभार, दिल से आभार कन्नू भाई आपका। आज गजानन जी मालपानी जिनका नाम लिया, वो मेरे मेंटोर भी हैं, चाचा जी भी हैं, मेरे सबसे छोटे ब्रदर नवनीत के ससुर जी भी हैं, उनका बड़ा योगदान है हम सबको आपसे मिलवाने में। बहुत बहुत आभार। दूसरी एक और शख्सियत हैं जिनके बारे में आपने चर्चा की, और जो हमारे सेवा के लिए, आप सबकी सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं, ऐसे सेवा भावी हमारे कमल जी चौरड़िया को जरूर आपके बीच में इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। और मैं तो उनको गुरुजी ही बोलता हूँ, गुरुजी कमल जी चौरड़िया, जिनका नंबर हर बॉक्स में लिखा गया है। कभी भी 24/7 आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको पूरी तरह गाइड करेंगे और सेवा देंगे। कमल जी चौरड़िया, प्रणाम। एक और चीज कन्नू भाई आपको बता दूं, आज अभी कृष्ण गोपाल जी मुंदड़ा हमारे मधुसूदन ग्रुप के चेयरमैन ने अभी मुझसे एक और चीज अनाउंस करने बोला है कि आपके दिव्यांग स्कूल को जब जब जितना तेल चाहिए आपको मधुसूदन ग्रुप आपको फ्री में देगा। पूरा जब तक ये तेल रहेगा, जब तक आपको तेल मिलता जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप तो चौरड़िया जी को लिखाइए और ये तेल पाइए। जितनी बोतल तेल जब भी आपको चाहिए मधुसूदन ग्रुप देगा। आपका बहुत बहुत आभार। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक और हमारे बीच में वेब जूम पे उचिता ठक्कर शेयर करना चाह रही, जिन्होंने सबसे पहले मुझसे बहुत पहले बोला था कि मेरे को मेरी माँ के लिए आपसे एक बार शेयरिंग जरूर करना है। काफ़ी लोग उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुन चुकी है। जो दर्शक नए जुड़े, फिर से एक बार चाहूँगा उचिता ठक्कर को लाइव किया जाए। जय श्रीमान नारायण, जय श्री कृष्ण। मैं उचिता हूँ। आई होप मेरा आवाज आप सबको क्लियर आ रही है। एक्चुअली मैं मेरी मम्मी को काफी सालों से, 8-10 सालों से, ये मेरी मम्मी है, इनको
नी का बहुत ही प्रॉब्लम था, मतलब पूरी स्वेलिंग पैर में आती थी, चल नहीं पाती थी, एक जगह बैठ के उठ नहीं पाती थी, काफी सारे और मल्टीपल प्रॉब्लम्स है मेरी मम्मी को, जैसे कि डायबिटीज अभी डिटेक्ट हुआ है, उसके पहले ब्लड प्रेशर का, यूरिक एसिड का, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो एक लेवल पे अभी 4 महीने पहले ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि उनका नी रिप्लेसमेंट करना है, और मैंने भाविन जी शास्त्री जो अपने सूरत के वेल नोन सिंगर है, उनका कुछ श्रीकांत जी को मिलना हुआ और श्रीकांत जी ने उनको सजेस्ट किया कि आप नी रिप्लेसमेंट के लिए मत जाओ, आप ये खाली एक नी सॉइल ऑयल है वो आप लेके जाओ। और फिर मैं श्रीकांत जी को और अंजू आंटी को मिलने के लिए गई थी और उन्होंने मुझे ये ऑयल दिया था और इतनी शिद्दत से उन्होंने एक्सप्लेन किया था क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या परहेजी करनी है और कब लगाना है, मतलब जैसे मेरी मम्मी ने वो शुरू किया उसी दिन से आज 4 महीने करीबन हो गए, मेरी मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेल लगाने से तो मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये तेल लगाओ और इतनी शिद्दत से लगाओ। कोई भी काम करे तो उसमें अगर हमारे पॉजिटिव वाइब्स हो, हमारी श्रद्धा हो, तो अगर हम उस हिसाब से करेंगे तो उसका परिणाम हमें अवश्य ही पॉजिटिव मिलेगा। तो यही मेरी गुजारिश है कि ये ऑयल रियली एक, हम दवाई के पीछे बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं, ये ऑयल की इतनी ज्यादा कीमत भी नहीं है, लेकिन ये लगाने से हमें बहुत ही आराम है। इवन एल्बो में काफी सारों ने, ये जूम मीटिंग मैंने अटेंड किया तो मैंने देखा कि काफी सारे लोगों को क्वेश्चन थे कि एल्बो में हो या फिर बॉडी में कहीं पे भी आपको जॉइंट पेन हो तो ये तेल, सीरियसली ये ऑयल बहुत ही अच्छा है, इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और ये एक बार आपके फैमिली को, आपके रिलेटिव्स को, आपके आसपास के लोगों को, अगर आप कहीं पे फैक्ट्री में हो, ऑफिस में, किसी वर्कर को भी, दिस इज रियली अ वेरी गुड ऑयल। और ये मेरे घर के खुद एग्जाम्पल है। और हम लोग इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे कि दोनों पैर के नी रिप्लेसमेंट करवा सके, तो ये मेरे लिए फाइनेंशियली भी, अगर ये ऑयल से मेरी मम्मी को इतनी राहत है कि मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जिसके लिए मैं श्रीकांत जी का, उनके परिवार का, मधुसूदन ग्रुप का, वो लोग सालों से बहुत अच्छे काम में जुड़े हुए हैं और ये एक मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरी मम्मी के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है। इससे ज्यादा मैं समय ना लेकर, मैं वर्मा जी को भी जानती हूँ, मतलब उन्होंने ये जो काम किया है वो बहुत लोगों से, डाउन लेवल से लेके मिडिल क्लास से लेके सारे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। सो थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। बहुत आभार उचिता बहन आपका। आप ज़्यादा समय की मर्यादा ना लेते हुए आज की अंतिम, वैसे तो बहुत सारे लोगों के शेयरिंग के आ रहे थे बट आज का समय ज़्यादा नहीं ले सकते। मैं लास्ट शेयरिंग श्री गौतम जी भट्ट, जो जनरल मैनेजर नेशनल, जो जीएम एसएसएम ग्रुप स्विट्जरलैंड के हेड हैं, इंडिया हेड हैं, उनसे निवेदन करूंगा। उन्होंने कुछ वर्ष पहले नीसॉल ऑयल यूज़ किया था और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। इस बीच में दर्शकों को एक चीज़ बहुत बताना चाहूँगा और मैं विशेष रूप से धन्यवाद करूँगा। हमारे सूरत की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ऐश्वर्या डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स, जो अपने आप में कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि सूरत के लिए वो चाइना के जैसी है। मैंने 12 जुलाई को रमेश भाई डुमसिया से पहली बार पर्सनली बात की और मैंने ऐसा बताया कि ऑयल हमने ऐसा ऐसा बनाया है कॉमन मैन के लिए। तुरंत उनका एक रिक्वेस्ट आई, श्रीकांत भाई आप इसके एप्लीकेशन के लिए मुझे कोई टीम भेज सकते हैं जो डेमो दे सके। चौरलिया जी और हमारी टीम गई, वहाँ उन्होंने डेमो दिया और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विगत 3 हफ्ते में उसके बाद उन्होंने कम से कम 500 बॉटल अपने सब कारीगर भाइयों और उनके परिवार के लिए उपलब्ध करा दी गई है। तो इस तरह अपने को इसका फायदा लेना है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जो संस्था में जो कॉमन मैन हैं, जो मिडिल क्लास है, उनको भी आप इस माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं। ये ऐश्वर्या मिल का लाइव है, इनके बहुत सारे वीडियो मेरे पास आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमेश भाई डुमसिया कि आपके कारण से हमको एक दिशा मिली कि हम कैसे इसको जनसाधारण तक पहुंचा सकें। अब मैं गौतम जी भट्ट से निवेदन करूंगा लास्ट शेयरिंग। नमस्कार, मैं स्विट्जरलैंड की एसएसएम कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं और टेक्सटाइल मशीनरी सप्लाई के कारण मुझे मधुसूदन ग्रुप में आना हुआ। करीब 2012 के आसपास से मेरे लेफ्ट घुटने में
दर्द रहता था और वो धीरे धीरे बढ़ के 2015-16 के आसपास इतना बढ़ गया था कि मैंने डॉक्टर को कंसल्ट करना शुरू किया और 2016 में मेरा एमआरआई हुआ। वो एमआरआई में ये पता चला कि मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस है और मेनिस्कस जो गादी होती है, गद्दी, वो 3 जगह पे रप्चर हो गई थी और ऑपरेशन सजेस्ट किया गया था। तो उस बीच में मैं मधुसूदन ग्रुप में कुछ काम से आया था, तो नवनीत जी मुंद्रा जो वहाँ पे मुझे मिले और उनको पता चला कि मेरा घुटने में कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मुझे ऑफिस में बुला के पूरी पूछताछ की और जब मैंने उसको बताया कि मेरा ऑपरेशन होने वाला है, तो उसने मुझे बताया कि ऑपरेशन अभी 2-4 महीने के लिए रुक जाओ, पहले एक ऑयल है जिसकी ट्रीटमेंट आप कर सकते हो जिससे आपका घुटना ठीक हो जाएगा। तो फिर वो मुझे अपने घर लेके गए और श्रीमती अंजू जी से मिलाया। उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई कि कैसे ये ऑयल लगाना है, क्या परहेज रखना है, और ऑयल भी मुझे दिया और 1 महीने के अंदर मेरा दर्द इतना कम हो गया या मुझे इतना अच्छा फील होने लगा कि वही मैंने 2-3 महीना और कंटिन्यू किया, मेरा पूरा दर्द निकल गया। उसके बाद कभी भी मतलब मुझे ज़्यादा दर्द नहीं हुआ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ और मुझे खुशी है कि 2018 में मैं कैलाश मानसरोवर के यात्रा करके भी आया, यही घुटने से, जो मैं कभी सोचा नहीं था। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि भगवान ने दिए हुए मेरे ओरिजिनल घुटने अभी भी मेरे पास है। मुझे आर्टिफिशियल घुटनों से बहुत डर था, तो मैं श्री नवनीत जी का, श्रीकांत जी का, वर्मा साहब का और अंजू जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। और सबसे मैं आग्रह करूंगा कि घुटने का ऑपरेशन के पहले भगवान के दिए हुए जो घुटना है उसको बचाने के लिए पूरी कोशिश करें, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और ये नेचुरल है। यहाँ दर्शकों को एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मुझसे बहुत से लोग बात करते हैं, जैसे सबसे पहले उचिता ने बात की कि सर इसको हम ट्राई कर लेते हैं, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया इसको ट्रायल प्रोडक्ट नहीं समझें। आप पहले सब ट्राई कर लीजिए, घुटने बदलने के पहले जितनी जो कर सकते कर लीजिए, उसके बाद भी लास्ट में आइए, कॉन्फिडेंस से आइए, हम आपका घुटना बदलने से रोक देंगे। समय 3-4 महीने कम ज्यादा लग सकता है, बट हम आपका नी रिप्लेसमेंट केस वर्मा जी के माध्यम से रोक सकते हैं। एक और चीज यहाँ एक शेयरिंग करना चाहूंगा कि कैसे हम लोगों को पकड़ सकते हैं या कैसे हमारे आसपास में ही मिलते हैं दर्दी। मेरे छोटा ब्रदर मनमोहन ने 18 जुलाई को हम एक शादी में गए हमारे साई जी के यहाँ, तो वहाँ देखा कि जो पंडित जी, कैलाश जी पंडित हैं, वो शादी करा रहे थे, तो जब वो नीचे उतरे तो देखा कि वो लचक के उतर रहे हैं। तुरंत मनमोहन ने उनको बात की और मुझसे मिलवाया कि भैया ये आपके पेशेंट मिल गए। वहीं उनसे चर्चा की और वहाँ तेल चूंकि उपलब्ध था, वहाँ उनको उपलब्ध कराया और मुझे बहुत खुशी हो रही, हर्ष हो रहा कि संडे पिछले रविवार को उनको चला के फोन आया, जिसका वीडियो भी आया कि श्रीकांत जी आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि मैं तो ठीक है, मेरे से ज्यादा मेरे परिवार से जो उनकी धर्म पत्नी थी वो बिल्कुल भी चल फिर नहीं पा रही थी और वो अब अपने रूटीन काम पे आ गई 18 जुलाई से। और बात कर रहा हूं मैं पिछले संडे की, 5 या 6 तारीख की। तो ये तेल इतना चमत्कारी है, इसीलिए इसको नीसॉल मैजिक ऑयल का नाम दिया गया है। अंत में मैं 2 लाइन वर्मा जी के लिए कहना चाहूंगा, हर जगह इत्र ही नहीं महका करते, हर जगह इत्र ही नहीं महका करते, कभी कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है, कभी कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है। ऐसे ही हमारे वर्मा जी हैं जो जिनकी नीसॉल की खुशबू देश में नहीं विदेशों में भी फैल रही है, जिनकी नीसॉल की खुशबू देश ही नहीं विदेशों में भी फैल रही है। आपको सत सत नमन प्रणाम। ये तेल हमारा कनाडा, अमेरिका, यूके, लंदन सभी जगह जा रहा है और सब इसका फायदा उठा रहे हैं। प्रणाम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। आप सबको रविवार का समय इतने व्यस्त समय से भी लिया। हाँ, एक अच्छी बात हो गई कोरोना के माध्यम से कि आप लोग घर पे बैठे बैठे देश विदेश से सब लोग जुड़ सके। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, साधुवाद।